मैं डॉक्टर मानसी मौर्य आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है योगा से ही होगा। अब हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन क्या है आखिर? हर वो चीज यानी कि हर वो प्रक्रिया या उपचार जिसके द्वारा आप किसी भी व्याधि यानी कि किसी भी बीमारी से दूर रहते हो, वो होती है प्रिवेंशन। फिर वो बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक, जब आप उससे दूर रहते हैं या किसी भी प्रक्रिया के जरिए उससे दूरी मेंटेन रखते हैं तो वो हो जाती है प्रिवेंशन। अब ये प्रिवेंशन हम डेली मर्रा की जिंदगी में कैसे कर सकते हैं, ये अब हम जानेंगे। अगर मैं स्वास्थ्य की डेफिनेशन दूं यानी कि एक हेल्दी पर्सन को डिफाइन करूं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, तो वो होगा समदोषः सम अग्निशः सम धातु मल्लक्रिया प्रसन्न आत्मे इंद्रिय मनः स्वास्थ्य इत्यभिधीयते। यानी कि जब दोष यानी कि वात पित्त कफ जब तीनों ही अपने सामान्य अवस्था से काम करते हैं, जो आपकी पाचक अग्नि है वो सामान्य अवस्था से काम करती है, धातु और मल की क्रिया अच्छी तरीके से होती है, जिस कारण आत्मा मन और इंद्रिय ये प्रसन्न चित्त रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। सेम गोज विद WHO। WHO के अनुसार हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यानी कि वो व्यक्ति जो फिजिकली और मेंटली हेल्दी है, फिट एंड फाइन है, ना केवल सिर्फ व्याधियों से अलग है, बट वो मेंटली भी खुश है, फिजिकली भी एक्टिव है और किसी बीमारी से भी ग्रस्त नहीं है, ऐसे इंसान को हम हेल्दी पर्सन कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। अब आयुर्वेद और योग ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, इन दोनों को हमेशा साथ साथ ही क्यों बताया जाता है, तो ये हम जानेंगे। शरीर, इंद्रिय, आत्मा और मन, इन चारों को मिलकर बनती है आयु। आयु यानी कि जिंदगी, और इसको जो जीने का सही तरीका सिखाता है वो है आयुर्वेद। तो जब शारीरिक ऊर्जा और इंद्रियों की जो ऊर्जा होती है वो तो हम आयुर्वेद के जरिए अच्छी तरीके से रख सकते हैं, उनको केंद्रित किया जा सकता है, बट आत्मा और मन की ऊर्जा का क्या? आत्मा और मन की ऊर्जा को केंद्रित करने में सहायता करती है योग। जब आप योग का अच्छी तरीके से अभ्यास करते हो, योग का मतलब ही होता है जोड़ना, तो वो जो आपकी शारीरिक ऊर्जा और इंद्रियों की ऊर्जा है उसके साथ आत्मा की ऊर्जा और मन की ऊर्जा को जोड़ने में सहायता करती है। अब बहुत बार हम सोचते हैं कि आज प्राणायाम कर लिया, आज मैंने आसन कर लिए, जैसे वज्रासन वगैरह कर लिया, तो हो गया योगा कंप्लीट। अब लोग क्या करते हैं, इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इसका हमें उल्टा इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, फिर हम कंप्लेन करते हैं यार योगा से कुछ नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। ये जो आसन है ये योग का एक प्रकार है, ये कंप्लीट योग नहीं है। दूसरा ये कि जब भी आप कोई आसन करने जा रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप पहले किसी डॉक्टर से उसकी राय मशवरा ले लीजिए या किसी योगा थेरेपिस्ट से उसके बारे में अच्छी तरीके से जान लीजिए कि वो आपके सेहत के लिए अच्छा है या नहीं, आपके सेहत के लिए सही है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा, योग का अभ्यास आपको उतना ही करना है जितना आपके शरीर में ताकत है, आपकी क्षमता से ज़्यादा बढ़कर योग का अभ्यास नहीं करना है। तीसरा कि आपकी जो व्याधि है उसी के अनुसार आपको योग अभ्यास करना है। अगर आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आपको सिंपल योग का अभ्यास करना है, बट किसी के अंडर में, ठीक है। फिर उसके बाद आयुर्वेद में जो है योग के 8 अंग बताए गए हैं। आसन तो उनमें से एक है, बट वो 8 अंग ऋषि पतंजलि ने क्या बताए हैं, तो वो 8 अंग ऐसे हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम इनके बारे में एक एक देख लेते हैं कि यम यानी क्या, कि किसी भी चीज की संकल्पना लेना, संयम रखना। सपोज मुझे कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड फील कर रही हूँ उस चीज के प्रति, तो उस ओवर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने की क्षमता जो होती है उसको कहते हैं यम। चीजों से दूर रहने की जो क्षमता होती है वो होती है यम। फिर ये जो रूल एंड रेगुलेशन हम बना रहे हैं इसको अच्छी तरीके से पालन कर पाना, ये हो गया दूसरा, दैट इज नियम। फिर उसके बाद आता है आसन। आसन के अंदर फिर आ जाता है आपका योग अभ्यास जो आप डेली बेस पे करते हो, जैसे वज्रासन हो गया, मल आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपकी व्याधियों पे डिपेंड करता है। अगर आप व्याधि से ग्रस्त नहीं हैं तो आपके डेली लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का आसन आपको करना चाहिए। सेकेंडली आपके एज पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है
योग के 8 अंग में, क्योंकि ये आपको वात पे कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ाता है। जब आप वायु को कंप्लीट तरीके से कंट्रोल कर पाते हो, तब आप आपके 7 जो चक्र हैं बॉडी में बताए गए उनको एक्टिव कर पाते हो। और जब वो सप्त चक्र एक्टिव हो जाते हैं तो आप कंप्लीटली कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर सकते हो, फिर वो चाहे आपकी बॉडी से रिलेटेड हो चाहे आपके माइंड से रिलेटेड हो। प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। उस प्राणायाम के मार्ग तक जाने के बाद उस चीज से वापस निकलने का जो मार्ग होता है, वापसी, उसको कहते हैं प्रत्याहार। फिर उसके बाद धारणा। धारणा यानी कि संकल्पना लेना कि मैं ये चीज तो करूंगी ही, एकाग्र होना उस चीज के लिए, वो होता है धारणा। फिर उसके बाद आता है ध्यान, यानी कि उस काम को अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर करना, उस चीज में मगन हो जाना, वो होता है ध्यान। और समाधि यानी कि उसी चीज में लीन हो जाना पूरी तरीके से, जब मैं किसी काम में पूरी कंप्लीट फोकस हो जाती हूँ, उसे कहते हैं समाधि। तो इस तरीके के योग के 8 अंग बताए गए हैं आयुर्वेद में पतंजलि ऋषि के अनुसार। जब हम इन 8 अंगों को धीरे धीरे अपने दिनचर्या में लाना शुरू करते हैं, तब हमारे दोष यानी कि जो वात पित्त कफ बताए गए हैं, जो सप्त धातु बताए गए हैं और जो मल बताए गए हैं, इनको रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद मल और आत्मा की जो ऊर्जा है, यानी कि जो एनर्जीज है, हम उसको अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। हम उसको स्ट्रेस फ्री अपनी जो बॉडी है वो बना सकते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि स्ट्रेस फ्री माइंड लीड्स टू अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। यानी कि क्या, जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तभी आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो अच्छी रह सकती है। अब मानसिक स्थिति यानी कि क्या, मैं पागल नहीं हूँ, इस तरीके का भी एक डेफिनेशन आएगा कि हाँ ये सब हम क्यों सुन रहे हैं। मानसिक स्थिति यानी कि किसी भी छोटी चीज़ का बुरा लग जाना धन्य से, मेरा किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट ना कर पाना, किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं उसी बारे में तुरंत सोचती रह जाऊं, मतलब अपनी जो मानसिक हालत है उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लेना, जिसकी वजह से फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है, नहीं यार मुझे भूख नहीं लग रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है, ये हो जाती है मानसिक हालत को ख़राब करने वाली चीज़ें। तो इन चीज़ों पे कंट्रोल लाने का एक तरीका है योग, ठीक है। फिर उसके बाद जो शरीर की ऊर्जा होती है, यानी कि हमारी बॉडी में बहुत एनर्जी है, तो वो एनर्जी पूरी तरीके से फैली हुई है, डिस्टर्ब्ड है, उस एनर्जी को वापस केंद्रित करना, एक जगह पे लेकर आना, स्थिर करना, इसमें सहायता करता है योग अभ्यास। यानी कि जो ये 8 अंग है वो, जब ये एनर्जी एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, जब अच्छी तरीके से फोकस्ड हो जाती है, तब हमारे सप्त चक्र जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये सप्त चक्र एक्टिवेट होते हैं तब हमारी बॉडी जो है बीमारियों से यानी कि व्याधियों से मुक्त रहती है। फिर वो चाहे स्ट्रेस हो, माइंड से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, कुछ भी हो। तो क्यों नहीं हम इस योगा दिवस से ही अपने दिनचर्या में थोड़ा सा अनुशासन लेकर आएं और योग का पालन अपनी डेली जिंदगी में करना स्टार्ट कर दें। एक साथ करना मुश्किल है, बट अगर आप धीरे धीरे स्टार्ट करो तो ये हो सकता है। और यही प्रिवेंशन का एक तरीका है डिजीज केस पे। फिर बहुत बार ऐसी व्याधियां हैं जैसे PCOS हो गया, फिर हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इनमें स्पेसिफिक योगाज हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने ही नज़दीक के योगा सेंटर जाएं, योगा थेरेपिस्ट से बात करें और ज्वाइन करें। जब आप योग का अभ्यास करते हैं तब इससे जो एनर्जी आपकी बॉडी में रिलीज होती है वो आपकी मेडिसिन को और अच्छी तरीके से अब्सॉर्ब होने में हेल्प करती है। तो आज के लिए इतना ही।